आगे का टॉपिक है इकोलॉजिकल पिरामिड। इसको जो ये थियरी जो लाए थे उनका नाम था चार्ल्स एल्टन। ये प्रश्न एक दिन मेरे से किसी ने पूछा था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है चार्ल्स एल्टन कौन है, तो ये इन्होंने इकोलॉजिकल पिरामिड्स की व्याख्या करी थी। इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होता है? तो इट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इकोसिस्टम इन अ शेप ऑफ पिरामिड। जो भी इकोसिस्टम है उसको ग्राफ के रूप में प्रस्तुत करना। देखिए, कभी भी कोई डेटा है, कोई आंकड़ा है, तो उसको तो ग्राफ के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। लेकिन यदि इकोसिस्टम में कोई चीज है, अब वहां पे घास है, जानवर है, एनर्जी है, इसको कैसे आप ग्राफ के रूप में प्रेजेंट करेंगे? तो उसको ग्राफ के रूप में ना प्रेजेंट करके पिरामिड के रूप में प्रेजेंट किया गया। इसके बाद में द बेस ऑफ अ पिरामिड इज ब्रॉड एंड नैरो डाउन एट द एपेक्स। तो नीचे एकदम चौड़ा होता है और ऊपर एकदम पतला होता है, इतना भी आपको सबको पता ही है। One gets a similar shape whatever you express the food or energy relationship between the organisms at different trophic level. Thus relationship is expressed in the terms of number, biomass and energy. पिरामिड में 3 तरीके की चीजें शामिल करी जाती हैं। क्या क्या? इसमें एक तो नंबर है, जैसे आपको याद होगा मैंने आपसे कहा 1000 किलो घास, 10 बकरी, 2 शेर, याद है? तो इसमें एक तो नंबर आता है। सेकंड बायोमास आता है। अब बायोमास सबको क्लियर है, पेड़ दो, लिक्विड हटाने के बाद जो बचा वो बायोमास है। और इसके बाद में एनर्जी, ऊर्जा भी आपको सबको पता है। अच्छा, ऊर्जा आप चूंकि बायो में भी पढ़ चुके हैं, ऊर्जा का मतलब हो गया कैलोरी, कार्बोहाइड्रेट, तो ये भी आपको क्लियर है। द बेस ऑफ ईच पिरामिड रिप्रेजेंट्स द प्रोड्यूसर्स और द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल व्हाइल द एपेक्स रिप्रेजेंट्स टर्शरी और टॉप लेवल ऑफ कंज्यूमर्स। तो वो भी आपको क्लियर है कि नीचे प्रोड्यूसर्स होते हैं, ऊपर कंज्यूमर्स होते हैं और सबसे ऊपर टॉप कॉर्निवर होते हैं। तो कुल मिला के ये जो पीपीटी है ये आपको पीछे पढ़ाई जा चुकी है बेहद सरल भाषा में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, 3 प्रकार के पिरामिड है। 3 टाइप्स ऑफ पिरामिड्स आर यूजुअली स्टडीड। पहला है नंबर पिरामिड, संख्या पिरामिड। संख्या पिरामिड जो होता है ये सबसे सरल पिरामिड होता है। अगर आपको कभी भी संख्या पिरामिड बनाने के लिए कहा जाए तो सबसे बड़ी संख्या कहाँ आएगी पिरामिड में? बताओ। सबसे नीचे आएगी ना, और सबसे छोटी संख्या सबसे ऊपर आएगी, ठीक है। दूसरा होता है बायोमास पिरामिड। बायोमास पिरामिड में जिस चीज का बायोमास सबसे ज्यादा है वो बेस में आएगा और सबसे कम बायोमास सबसे ऊपर आएगा। इसी प्रकार से एनर्जी पिरामिड में भी सबसे ज्यादा ऊर्जा नीचे और सबसे कम ऊर्जा ऊपर आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं नंबर पिरामिड। ध्यान से समझना, 3 ही प्रकार के पिरामिड है, 3 प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। तो सबसे पहले आ जाता है नंबर पिरामिड, संख्या पिरामिड इसको बोलेंगे। नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन पर यूनिट एरिया एट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल। नंबर पिरामिड बनाने के लिए सबसे पहले आपके पास में एक पर्टिकुलर एरिया होना चाहिए। आप 1 स्क्वायर किलोमीटर ले सकते हैं, आप 1000 स्क्वायर किलोमीटर ले सकते हैं, या आप पर्टिकुलर कोई इकोसिस्टम, कोई नेशनल पार्क, कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी ले सकते हैं, कोई बायोम भी ले सकते हैं। लेकिन एरिया फिक्स होना चाहिए। आप कभी भी ये नहीं कह सकते हैं कि जंगल, आप कभी भी नहीं कह सकते हैं कि नदी। एरिया क्लियर होना चाहिए, पहला नियम। दूसरा नियम, graphical representation of the trophic structure is done by drawing ecological pyramids where at the basal, mid and top tier show the parameter values of producer, herbivore and carnivore in the ecosystem। अच्छा, यदि आपको हर्बीवोर, कार्निवोर और टॉप कार्निवोर लगाने के लिए आ जाए तो इसका नियम क्या बनेगा? सबसे नीचे कौन आएगा? सबसे नीचे आएगा हर्बीवोर, ठीक। उसके बाद आएगा कार्निवोर और सबसे ऊपर कौन आएगा? टॉप कार्निवोर, उच्च मांसाहारी, जैसे कि शेर या मनुष्य, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ये पिरामिड कैसे बनेगा। ये देखिए, यहाँ पे ये पिरामिड इस तरीके का बना है, लेकिन ये पिरामिड ऐसे भी बन सकता है, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे नीचे प्राइमरी प्रोड्यूसर, ये देखिए लिखा है प्राइमरी प्रोड्यूसर। उसके ऊपर प्राइमरी कंज्यूमर, ये देखिए लिखा है। इसके ऊपर सेकेंडरी कंज्यूमर लिखा है। इसके ऊपर टर्शरी कंज्यूमर या टॉप कार्निवोर या आपके अपघटक, अपघटनकर्ता। अच्छा, इस पिरामिड में कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत ही नहीं। संख्या पिरामिड कब ये बन जाएगा? जब इसमें आपको संख्या दे दी जाएगी, यानी कि प्राइमरी प्रोड्यूसर से 5.842.000 कितने? तो गिन लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि 58,42,000। अब यहाँ पे 58,42,000 क्या हो सकता है? 58,42,000 हो सकती है यहाँ पे घास, पौधों की संख्या, छोटी छोटी झाड़ियों की संख्या, इतनी हो सकती है। तो इसको कौन खाएगा? इसको प्राइमरी कंज्यूमर्स खाएंगे। तो जब इनको प्राइमरी कंज्यूमर्स खाएंगे तो जाहिर सी बात है कि वो इससे कम ही होंगे। तो कितने होगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 7,08,000 लोगों ने इतनी घास खाई। इसके बाद जब इनको सेकेंडरी कंज्यूमर खाएंगे तो आप देख रहे हैं 3,54,000 रुपए, और सेकेंडरी कंज्यूमर्स को खाया टर्शरी कंज्यूमर्स ने, जिनकी संख्या टोटल 3 थी। तो सबसे बड़ी संख्या नीचे और सबसे छोटी संख्या ऊपर, ये बन गया आपका पिरामिड।
यही सबसे बेसिक पिरामिड होता है और ये पिरामिड मैं आपको बनवा के समझा के प्रैक्टिस करवा चुका हूँ। कोई डाउट नोट करना चाहे तो नोट कर ले। और देख लीजिए, ये जो टी लिखा हुआ है T1 T2 T3 T4 ये टीयर है, टीयर 1 टीयर 2 टीयर 3 टीयर 4। टीयर 1 में घास होगी, जाहिर सी बात है। घास को और क्या कहा जा सकता है? घास को और क्या कहेंगे? स्वपोषी। टफ क्वेश्चन जब पूछेंगे ना तो घास की जगह स्वपोषी लिखा होगा। फिर हर्बीवोर शाकाहारी, फिर कार्निवोर मांसाहारी, और फिर टॉप कार्निवोर यानी कि उच्च मांसाहारी। देखिए, उच्च मांसाहारी का मतलब होता है वे जीव जो मांस छोड़ के कुछ नहीं खाएंगे, और मांसाहारी का मतलब होता है वे जीव जो मांस तो खा लेंगे लेकिन अगर होका मौका लग गया तो इधर उधर रसगुल्ला रसगुल्ला भी निपटा देंगे, जैसे कि कुत्ते। कुत्ते मांस खाते हैं ना, कहीं कोई जानवर मरा होता है देखो, कुत्ते सब रंगे पुते आते हैं खा खा के, लेकिन कुत्ते को रसगुल्ला खिलाओ बढ़िया चाउस खाएगा। तो ये सब मौका परस्त मांसाहारी है, इनका कोई दीन ईमान नहीं है। लेकिन जो टॉप कार्निवोर होते हैं ये फिरका परस्त हैं। तो मौका परस्त और फिरका परस्त में यही अंतर होता है। फिरका परस्त जो होगा वो कभी भी धोखा नहीं देगा, तो शेर या तो मांस खाएगा या भूखा मर जाएगा, ठीक है ना। तो टॉप कार्निवोर की बात जब भी आएगी तो यहाँ पर ये जीव मांस के अतिरिक्त तो और कुछ भी सेवन नहीं करेंगे। डन। और ये जो एग्जाम्पल है ये ग्रासलैंड इकोसिस्टम का एग्जाम्पल है, लिख लीजिएगा, बना लीजिएगा पिरामिड। और ये पिरामिड रट लेना है क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही पिरामिड बना बनाया मिलेगा और उससे संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। डबल रोल यहाँ पे किसका है? कौन से टीयर में डबल रोल हो रहा है? T2 Pi2 का डबल रोल है ना। ये लोग प्राइमरी कंज्यूमर्स भी हैं और सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स भी हैं, ठीक है। फटाफट बनाइए। डन। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाइए फॉरेस्ट इकोसिस्टम। अब देखिए फॉरेस्ट इकोसिस्टम में जो पिरामिड है वो आपको थोड़ा सा भिन्न नजर आ रहा है। अब इसके भिन्न होने की क्या कहानी हो सकती है, जरा आइडिया लगाइए। ग्रासलैंड, देखिए जब भी किसी इकोसिस्टम की नेमिंग हो तो नेमिंग का मतलब ही होता है कि उसके बेस में वो चीज होगी। अगर कहा गया कि ग्रासलैंड इकोसिस्टम तो बेस में क्या होगी? घास। कहा गया फॉरेस्ट इकोसिस्टम तो बेस में क्या होगा? पेड़। फॉरेस्ट कहां से बेस में हो जाएगा? अगर आपसे कहा गया मराइन इकोसिस्टम तो बेस में क्या होगा? पानी। अगर आपसे कहा गया डेजर्ट इकोसिस्टम तो बेस में क्या होगा? रेत। और यहाँ पे पानी और रेत का मतलब है वे जीव जो या पानी में रहते हो या रेत में रहते हो। क्लियर। अब इस पिरामिड को ध्यान से देखिए और मैं कुछ बातें कह रहा हूं उनको समझने का प्रयास करिए। कल्पना करिए कि जंगल में वृक्ष लगा है मात्र एक, लेकिन उस वृक्ष पर रहते हैं 2 दर्जन से ज्यादा पक्षी, और उस वृक्ष में निकलते हैं सैकड़ों की संख्या में फल जिनको खाने वाले जीव भी हैं और जिनको खाने वाले मनुष्य भी हैं। उन वृक्षों पे जो पत्तियां निकलती हैं उनको भी खाने वाले कुछ लोग हैं, और उससे जो सूखी टहनियां टूट टूट करके गिरती हैं या समय समय पे लकड़ी काटी जाती है उसका भी ईंधन के रूप में उपयोग करने वाले बहुत लोग हैं। तो अगर हम लोग इस पिरामिड को संख्या पिरामिड की दृष्टि से देखें तो इसके बेस में कोई 500 वर्ष पुराना बरगद का एक ही वृक्ष तो होगा, जब पीपल का एक ही वृक्ष होगा, लेकिन इस पे निकलने वाले फल बहुत सारे होंगे। उन फलों को खाने वाले पक्षी उससे कम होंगे, और पक्षियों को खाने वाले मनुष्य शिकार के माध्यम से सबसे कम होंगे। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? तो जब भी कभी क्वेश्चन के रूप में फॉरेस्ट इकोसिस्टम आएगा तो बेस में चूंकि एक ही पेड़ था तो इसलिए आपने देखा कि ये सिकुड़ गया। आपके दिमाग में एक डाउट भी आना चाहिए। डाउट ये आना चाहिए कि सर फॉरेस्ट में तो एक पेड़ होता नहीं है, आपने उदाहरण तो एक ही पेड़ का लिया, तो चलो ठीक है एक पेड़ का उदाहरण नहीं ले रहे हैं। कल्पना कर लो किसी जंगल में कितने पेड़ हैं? 1000, 10,000, चलो 10,000 पेड़ मान लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप 10,000 पेड़ देंगे तो उसी के अनुपात में फल भी तो बढ़ जाएंगे।
उसी के अनुपात में पक्षी और उसी के अनुपात में फिर मनुष्य हो जाएंगे। हो सकता है कि यहाँ पे पूरा का पूरा कोई कबीला हो जो उस जंगल के माध्यम से सर्वाइव करता हो, और हो सकता है कि किसी एक वैरायटी के पक्षी ना होकर के अलग अलग वैरायटीज के पक्षी हों, किसी एक प्रकार का फल ना हो के अलग अलग प्रकार के फल हो। बात समझ में आ रही है? लेकिन बेस में हमेशा वृक्ष ही होगा। तो ये है फॉरेस्ट इकोसिस्टम। इसका पिरामिड इस तरीके से बनता है, रट लीजिए। और ये जो एग्जाम्पल मैं अगल बगल लिखता चला जा रहा हूँ, ये एग्जाम्पल इसी पिरामिड के अंदर लिखना। पिरामिड का स्ट्रक्चर से एकदम क्लियर होना चाहिए, एग्जाम में यही स्ट्रक्चर मिलेगा बना बनाया, और स्ट्रक्चर के आधार पर प्रश्न पूछा जाएगा। डन, आगे बढ़ते हैं। हो गया ना सबका? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पॉन्ड इकोसिस्टम। ये है तालाब परितंत्र। अब पॉन्ड जो होते हैं उनका आकार देखिए निश्चित है, लेक्स का आकार निश्चित नहीं होता है। जैसे नैनीताल चले जाइए तो उत्तराखंड में जितने छोटे छोटे शहर हैं जहाँ पे झीलें हैं, उन शहरों का नाम ही ताल के नाम पर है। नैनीताल, भीमताल, मल्लीताल, तल्लीताल। लेक्स का कंपैरिजन आप कभी मत करिए। लेक इकोसिस्टम इज डिफरेंट, पॉन्ड इकोसिस्टम इज डिफरेंट। स्पीशीज का भी डिफरेंस होता है। तालाब के अंदर मगरमच्छ थोड़ा ना मिलेगा, वो झील में मिलेगा। झील में कहीं ना कहीं पानी का स्रोत होता है, तालाब में पानी का स्रोत नहीं होता है। तालाब का जो स्रोत है वो पूरी तरीके से वर्षा के जल या ड्रेनेज वाटर के थ्रू आता है। कहीं पर पानी बहाया जा रहा है वो पानी तालाब में आता है या वर्षा से आता है। आप लोग अभी जब पाली जाएंगे छुट्टी में तो आप देखेंगे कि एक सरकारी तालाब बन रहा है चकेरी के पास, तो उसका एक आकार है ना पर्टिकुलर, बड़ी बन बहुत बढ़िया रहा है, पक्का तालाब है, उसमें मछलियां पाली जाएंगी, लेकिन उसका एक आकार है। तो पॉन्ड जब भी आएगा शब्द तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि यहाँ पे जो शेप है वो छोटी है। बाकी लेक्स बहुत बड़े बड़े होते हैं। कई सारे लेक ऐसे हैं जो एक जिले से शुरू होकर दूसरे जिले में खत्म होता है। राजस्थान चले जाइए, उदयपुर में सिटी ऑफ लेक्स, लेक पिछोला वगैरह चले जाएंगे तो एक जिले से शुरू होकर दूसरे जिले में खत्म हो रहा है। नैनीताल यदि आप जाएंगे तो जो नैनी नैनी लेक है वो नैनी लेक भी बहुत बड़ा है। एक साइड पे खड़े होगे अगर मॉल रोड पे तो दूसरे साइड जाने की हिम्मत आपकी नहीं पड़ेगी। इसी तरीके से हिमाचल प्रदेश में चले जाएंगे, लेक पराशर बहुत बड़ा लेक है जहाँ पे पराशर ऋषि ने साधना करी, तो बहुत बड़े बड़े लेक्स होते हैं। ठीक है, तो पॉन्ड और लेक में डिफरेंस होता है। अच्छा, जब हम पॉन्ड इकोसिस्टम में आते हैं तो ये भी देखिए सीधा पिरामिड बन रहा है। तो अभी पीछे आपने देखा कि ग्रासलैंड पिरामिड भी सीधा बना था। तो यहाँ पे एक ट्रिक है, जितने पिरामिड सीधे बनते हैं उन सारे पिरामिड्स की जगह आप एक सिंपल पिरामिड बना लीजिए और उनके नाम लिखते चले जाइए, यानी कि ग्रासलैंड पिरामिड, पॉन्ड पिरामिड और एक ही पिरामिड रहेगा। देखिए याद करने में आपको आसान हो जाएगी। आप देखिए T1 में यहाँ पे क्या आएगा, पॉन्ड इकोसिस्टम है, तो यहाँ पे सबसे पहले आएंगी एल्गीज या तालाब के किनारे निकलने वाली छोटी हरी घास। कभी भी तालाब में जाएंगे तो किनारे किनारे पे आप देखेंगे एल्गीज, लाइकेंस वगैरह वहां पे लगे होंगे। इसके बाद T2 में आएंगी यहाँ पे छोटी मछलियां। तालाब में आपने देखा होगा लोग मछलियां पकड़ने जाते हैं, छोटी छोटी मछलियां होती हैं। और छोटी मछलियों के बाद आएंगी यहाँ पे बड़ी मछलियां, और बड़ी मछलियों के बाद यहाँ पे आ जाएगा टॉप कॉर्निवोर यानी कि उच्च मांसाहारी। ज्यादातर तालाबों में उच्च मांसाहारी के रूप में मनुष्य होगा क्योंकि वही मछलियों को निकाल के खा रहा है। लेकिन कुछ पुराने तालाब ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें कोई बड़ा जीव रहता हो। जैसे गांव देहातों में आपने सुना भी होगा कि भैया फला तालाब में मत जाना, इसमें कोई घड़ियाल रहता है, या इसमें कोई मगरमच्छ रहता है, या और कोई बड़ा एलिगेटर इसमें रहता है, ऐसा आपने सुना होगा। तो जब भी हम लोग पॉन्ड इकोसिस्टम की बात करेंगे तो यहाँ पे जो टियर 4 है, उच्च मांसाहारी वाला सेक्शन है, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट नाम आएंगे, लेकिन मोस्ट कॉमन नाम यहाँ पे मनुष्य आएगा क्योंकि मनुष्य के आहार का जो स्रोत है वो पॉन्ड इकोसिस्टम है। बना लीजिए फटाफट, बात सुनने आ गई। तो पॉन्ड इकोसिस्टम भी देखिए सीधा बन रहा है। ये जो एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ ये आप पिरामिड के अंदर लिखेंगे। अब देखो उल्टा पिरामिड, इसको बोलते हैं इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ नंबर्स। ये पिरामिड उल्टा बनता है। और आपको याद होगा मैंने आपको कल परसों नरसों जब भी कॉलेज की क्लास में मैंने आपसे कहा केवल और केवल वृक्ष का पिरामिड ही उल्टा बने। तो क्या यहाँ पे देखिए वृक्ष आपको नजर आ रहा है? मैंने आपको क्या समझाया कि किसी भी पिरामिड के एपेक्स के ऊपर अगर आप एक पेड़ रख दें तुरंत पलट जाएगा ना वो पिरामिड, तो उल्टा हो जाता है पिरामिड। तो इसमें देखिए यहाँ पे आपको वृक्ष नजर आ रहा है, प्रोड्यूसर के रूप में पेड़ नजर आ रहा है।
क्या रहे हैं इसके बारे में? कह रहे हैं कि दिस टाइप ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड इज सीन इन द पैरासाइटिक फूड चेन वेयर ऑन प्राइमरी प्रोड्यूसर सपोर्ट्स न्यूमरस पैरासाइट्स विच सपोर्ट वन मोर हाइपर पैरासाइट। जैसे एक गांव देहात में उदाहरण, गांव देहात में एक परंपरा है कि अगर किसी भैंस के ऊपर कोई कौवा बैठा हो या कोई पक्षी बैठा हो तो इसको अपशगुन माना जाता है। गांव देहातों में अच्छा नहीं मानते। बड़े बुजुर्गों ने यदि इस घटना को अपशगुन माना तो उसके पीछे कुछ ना कुछ वैज्ञानिकता होती होगी। अंग्रेजी हमारे देश की भाषा नहीं है, तो जो भी चीजें वायरल, बैक्टीरियल, फंगल, पैरासाइटिक हैं उनको हम लोग अपशगुन ही कहते हैं। तो ये जो कौवा है, ये भैंस की पीठ पे अगर बैठा है तो कर क्या रहा है? सवाल बस है ये कि वो कर क्या रहा है उसकी पीठ पे। तो भैंस को लग जाते हैं कीड़े, जैसे हमारे शरीर में जू हो जाते हैं तो उसे भैंसों को भी हो जाता है। तो उनकी जो स्मेल है पक्षियों को पता है। तो पक्षी उसकी पीठ पर बैठ के कीड़े खाता है। जब पक्षी उसकी पीठ पर बैठ के कीड़े खाएगा तो उसको कष्ट तो होगा, लेकिन जब वो कीड़ा निकल जाएगा तो उसको रिलैक्स भी मिलेगा। इसीलिए पक्षी घंटों के हिसाब से बैठे रहते हैं। तो देखिए भैंस तो एक ही है, दूध उससे आपने प्राप्त किया, उसके बच्चे को बेच करके पैसा आपने प्राप्त किया, उसके शरीर पे जो कीड़े लगे उनसे भोजन किसी और ने प्राप्त किया, और कीड़ों ने भोजन भैंस से प्राप्त किया। तो भैंस तो एक ही है, कितने सारे लोगों का उससे बना हो गया। तो उसी प्रकार से वृक्ष भी यहाँ पर होता है। अगर सबसे नीचे हम यहाँ पे वृक्ष को रख दें तो केवल एक ही वृक्ष आपको दिख रहा है। इसके ऊपर आते हैं हर्बीवोर, यानी कि वो पक्षी इसी वृक्ष के ऊपर रहते हैं जो वृक्ष का फल खाते हैं, पत्तियां खाते हैं। इसके बाद हर्बीवोर के बाद है पैरासाइट्स, यानी कि कीड़े मकोड़े। पेड़ में आपने अक्सर देखा होगा पेड़ की छाल में कीड़े वगैरह घुसे रहते हैं, तो फिर पैरासाइट्स होते हैं। और फिर हाइपर पैरासाइट्स कौन से होते हैं? जो इन कीड़ों को खाते हैं, इन कीड़ों को अपना भोजन बनाते हैं, या पक्षियों में, कीड़ों में और वृक्ष में इन्फेक्शन पैदा कर देते हैं। आपने देखा होगा कि कई बार कोई वृक्ष बीमार पड़ गया तो पूरा का पूरा पेड़ सड़ गया है, या किसी वृक्ष का फल आपने देखा सड़ गया, तो ये सब हाइपर पैरासाइट्स होते हैं। तो ओनली ओनली एंड ओनली ट्री इकोसिस्टम पिरामिड विल बी इन्वर्टेड। नोट कर लीजिए, उल्टा पिरामिड। ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है, दर्जनों बार पूछा जा चुका है कि उल्टा पिरामिड कब बनता है। तो केवल और केवल वृक्ष परितंत्र का पिरामिड उल्टा बनेगा। एक बार और देख लीजिए ट्री इकोसिस्टम। क्लियर है? पेड़, फल, पक्षी, टॉप कॉर्निवोर। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपको उल्टा पिरामिड बना करके नहीं देंगे, वो लिख करके देंगे कि एन इन्वर्टेड पिरामिड्स हैड अ डिफरेंट ट्रॉपिकल लेवल्स, अरेंज देम इन करेक्ट ऑर्डर, और 4 ऑप्शन दे देंगे। लेकिन यदि ऊपर लिख दिया गया है कि ये ट्री इकोसिस्टम है तो आपको सही क्रम में सजाना पड़ेगा। आ रही बात समझ में? तो ध्यान रहे, लापरवाही का कोई काम नहीं। अब देख लीजिए बायोमास पिरामिड। अभी तो आपने संख्या पिरामिड देखा, संख्या पिरामिड में एकमात्र पिरामिड उल्टा बना, ठीक है। बायोमास अब देख लीजिए, बायोमास और संख्या में क्या अंतर आएगा? क्लियर है? जो घास और शेर वाला उदाहरण दिया था, तो द टोटल अमाउंट ऑफ लिविंग टिश्यू within a given trophical level, a pyramid of biomass illustrates the relative amount of living organic material available in each trophic level। देखिए बायोमास पिरामिड को समझने के लिए जो मुख्य विषय वस्तु आपको पता होनी चाहिए वो होनी चाहिए कि बायोमास क्या होता है। यदि बायोमास आपको पता है तो बायोमास पिरामिड भी आपको पता है। 100 किलो घास और 50 भुट्टे, किसका बायोमास अधिक होगा? 50 भुट्टों का। एक शेर और 25 मुर्गे, किसका बायोमास बराबर होगा? बाघ का, एक शेर का। ऑप्शन में आपको कभी हाथी मिलेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे यदि एक हाथी रख दिया जाए तो सवाल आपके लिए बिल्कुल बच्चों वाला हो जाएगा कि हाथी बराबर बायोमास किसका होगा। तो ये बायोमास की कहानी है, ठीक है। सीधा ही पिरामिड बनता है, देख लो। 1 2 3 4 5 6 7, 7 बोझा घास। 1 2 3 4, 4 टिड्डे। पूरी फसल चढ़ कर जाते हैं ना, 4 टिड्डे। और फिर जब ये खा पी के बढ़िया मोटे तगड़े हो गए, 3 मेंढक निपटा गए। फिर जब मेंढक तगड़े हो गए, 2 सांप। सांप को देखा है कभी मेंढक मुंह भरे हुए?
चल नहीं पाता है सांप, ऐसा पूरा अंदर भरे होता है, लेकिन निपटा देगा। फिर उसके बाद में चील, एक चील सबको निपटा देगी। चील सांप को कैसे मारती है? नहीं, चील सांप को मार ही नहीं सकती है। सांप चील के बिल्कुल लिपट लिपट के चील को निपटा देगा। चील सिर्फ अपने पंजे में सांप को दबा के उड़ जाती है हवा में, और फिर ऊपर दोनों में पैक होता है को मान। सांप जो है वो चील की महानता को स्वीकार नहीं करता। फिर जब चील अपने टॉप पे एकदम पहुंच जाती है तो वहीं छोड़ देती है सांप को। मैं तेरे दुश्मन, दुश्मन तू मेरा, मैं नागिन तू सपेरा। नीचे आके करता है सांप धड़ाम, उसके बाद चील उसका शिकार करती है। ठीक है, तो ये इकोसिस्टम है। सीधा पिरामिड बनेगा, देख लो भैया। अब देखिए ट्री इकोसिस्टम, बायोमास पिरामिड जब ट्री इकोसिस्टम में बनाएंगे तो ये पिरामिड सीधा हो जाएगा। सीधा क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहां पे मामला बायोमास का आ जाएगा। ठीक है, तो उल्टा पिरामिड कब आ रहा है? जब नंबर पिरामिड बनाया जा रहा है, वहां पे एक पेड़ पर्याप्त है। लेकिन जब बायोमास की बात आ रही है तो यहां पे एक पेड़ पर्याप्त नहीं है। बताओ शिवानी, यहां पे फिर कौन सा बायोमास आएगा? ट्री इकोसिस्टम में क्या आएगा यहाँ पे? क्यों? बिल्कुल सही, सबसे ज्यादा बायोमास पेड़ का होगा। ये देखिए, याद रखने की आसान तरीका, ट्री इकोसिस्टम में नंबर पिरामिड एंड बायोमास पिरामिड एक दूसरे के इनवर्स है। बायोमास में सीधा, नंबर में उल्टा। ये इतने सारे पिरामिड्स में सिर्फ और सिर्फ ट्री पिरामिड ऐसा है जो फंसाता है, जिससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। और अब चूंकि समझने का काम तो हो चुका है, तो वो रटने का काम करो कि नंबर पिरामिड में उल्टा, बायोमास पिरामिड में सीधा पिरामिड बनेगा व्हेन द ट्री इकोसिस्टम इज देयर। अब तीसरे नंबर पर आता है एनर्जी पिरामिड। देखिए, एनर्जी पिरामिड सबसे अच्छा है, मतलब अच्छा का मतलब सबसे सरल है। क्यों सरल है? क्योंकि एनर्जी पिरामिड विल ऑलवेज अपराइट, ये हमेशा सीधा होगा। क्यों? क्योंकि ऊर्जा का प्रवाह नीचे से ऊपर चलता है, ऊर्जा का प्रवाह कभी ऊपर से नीचे नहीं आता है। देख लीजिए कैसे, मैं छोटा सा फॉर्मूला आपको सिखा दे रहा हूं। ऊर्जा हास का नियम, इसको आप लिख भी लीजिएगा, ऊर्जा हास का नियम। यह नियम है 10% एट ईच ट्रॉफिक लेवल। बस इतना अगर याद रहेगा तो ये हो गया। ऊर्जा हास का नियम 10% एट ईच ट्रॉफिक लेवल का मतलब हुआ कि मान लो ये सुमित बकरी है, हम इसको खा गए, इसके अंदर 1000 कैलोरी की ऊर्जा थी। भाई दुबला पतला सूखा सा है ये, तो जब खाना खाता होगा तो क्या रोटी खाता हो? 2 रोटी खाते हो, और थोड़ा दाल, थोड़ी सब्जी, थोड़ा चावल, ये सब मान लो खाते होगा, है ना? तो 2 रोटी खाता है, तो ये खींच तान के बेचारा कितना कैलोरी खा जाता होगा रोज? 300, 400, 500 कैलोरी खा जाता होगा। उसमें मल मूत्र के रूप में निकलने के बाद इसके शरीर में भी तो कुछ ही बहुत बचता होगा। तो हम मान लेते हैं कि अभी अगर हम इसका बायोमास निकालें पूरा, तो इसके अंदर 1000 कैलोरी निकलेगी। एनर्जी मास अगर हम निकालें तो 1000 कैलोरी निकलेगी। तो हमने इसको क्या किया? खा लिया। हमको वो जो भूख लगी थी, मौके पर कुछ उपलब्ध नहीं था, हमने इसको खा लिया। तो यदि हमने इसको ये सोच के खाया कि हमको 1000 कैलोरी मिल जाएगी, तो क्या इसकी 1000 कैलोरी मेरे अंदर आएगी? नहीं। यही ऊर्जा हास का नियम है, यानी कि 10% एट ईच ट्रॉफिक लेवल। इसकी 1000 कैलोरी खाने के बाद मेरे को मिलेगी केवल 100 कैलोरी, 10% यही मिलेगी। अब अगर मुझको कोई खा जाए तो उसको 10 कैलोरी मिलेगी केवल। हमको मालूम मेरा खा गई, तो इसको केवल 10 कैलोरी मिलेगी, मेरा 10%। तो आप देख रहे हैं कि ऊर्जा हास यहाँ पे लगातार होता चला आ रहा है। ठीक है ना? अब देख लो यहाँ पे ये ग्राफ क्या कह रहा है। 10,000 जूल, इधर देखो पहले भैया, 10 लाख जूल की सनलाइट आई। ठीक, पहले ट्रॉफिक लेवल में कितनी रिसीव होगी? 10,000 जूल ही तो रिसीव होगी। जब सेकंड पहुंची तो कितनी बची? फिर उसके ऊपर। क्लियर? इसीलिए एनर्जी पिरामिड शैल ऑलवेज बी अपराइट। कहानी खत्म, पैसा हजम। किसी भी इकोसिस्टम में अगर आपसे एनर्जी पिरामिड बनाने के लिए कहा जाए तो वो हमेशा सीधा होगा। क्यों? क्योंकि ऊर्जा हास का नियम उसमें लागू हो जाता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है?
10% एनर्जी ही ट्रांसफर होती है। लेकिन इस फॉर्मूले को सुन के कभी ये अनुमान मत लगा लेना कि फिर आज से हम 2000 किलो की एक थाली खाएंगे, क्योंकि मिलेगी तो 200 कैलोरी ही। ये बात बिल्कुल सत्य है कि 2000 कैलोरी की थाली अगर आप खाएंगे, यानी कि 8 रोटी, पौवा भर चावल, 2 कटोरी दाल, 100 ग्राम घी, आधा किलो सब्जी, सलाद, अचार, रायता, चटनी, पापड़, और फिर मीठे में 2 रसगुल्ला, इतना शशि कपूर मान लो लेके बैठ गया खाने, 2000 कैलोरी हमने इसी काउंट कर ली। तो ये बात बिल्कुल सही है कि इसको जो है 200 कैलोरी ही मिलेगी, ये बात बिल्कुल सत्य है। लेकिन ये 200 कैलोरी ऊर्जा के रूप में ही मिलेगी, बाकी जो 1800 है वो आपके मटके को मेंटेन करने के काम आएगी। एक दिन कहीं पे इसी प्रकार से मोटापे और दुबलेपन के ऊपर चर्चा चल रही थी कि औरत कोई कितनी ही मोटी क्यों ना हो जाए, उसका शरीर कभी बेडौल नहीं लगता, लेकिन आदमी यदि थोड़ा भी मोटा हो जाए तो उसका शरीर बेडौल लगने लगता है। तो फिर उसको हमने मजाक मजाक में कहानी सुना दी कि भगवान शिव से एक बार माता पार्वती ने पूछा कि ऐसा क्यों। तो उन्होंने कहा देवी ये तो हम भी तुम्हें नहीं समझा पाएंगे ऐसा क्यों, हम तुमको 2 उदाहरण प्रस्तुत किए दे रहे हैं, आगे का संसार इसी नियम से चलेगा, और इस नियम को जब कोई तोड़ेगा तो उसे दुष्परिणाम भुगतना पड़ेगा। एक कुम्हार बुलाया, उस कुम्हार से कहा कि पुरुष को रिप्रेजेंट करता हुआ, पुरुष का प्रतिनिधित्व करता हुआ एक बर्तन बना दो। तो कुम्हार ने चटाक से बनाया घड़ा। फिर कहा स्त्री का प्रतिनिधित्व करते हुए कोई बर्तन बना दो, तो उसने खट्टे से बनाई सुराही। ठीक, तो आदमी और औरत में वही डिफरेंस होता है जो सुराही और घड़े में होता है, शेप की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है ना। तो लेकिन जब हम लोग एनर्जी फ्लो की बात करेंगे तो वो इक्वल, उसमें कोई अंतर नहीं। कुत्ता, बिल्ली, लोमड़ी, पक्षी, कौवा, गिद्ध, सियार, हाथी, खरगोश, आदमी, औरत, सब में एक समान 10% एनर्जी, ठीक है। अच्छा, बायो जो बच्चे पढ़ चुके हैं उनको क्या पता है कि कितने ग्राम में कितनी कैलोरी होगी? शिवानी? हम्म, यदि आप 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो उससे आपको 4 कैलोरी मिलती है, ठीक है। लेकिन यदि आप 1 ग्राम टी कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, यानी कि ट्रांस फैट खाते हैं, तो आपको उससे 12 कैलोरी मिलती है। 30 ग्राम का एक बेसन का लड्डू जब आप खाएंगे, मंगलवार को गए हनुमान जी से आपने खूब प्रार्थना करी कि हे भगवान बल बुद्धि विद्या देव मोहि, हरऊ कलेश विकार, मेरा शरीर एकदम फिट कर दो, छरहरी काया मेरी कर दो, 6 पैक ऐप से मेरे निकलवा दो, कल से खूब व्यायाम करूंगा करूंगी, और फिर चटाक से एक बेसन का लड्डू जैसे है मुंह में डाली, 120 कैलोरी, 3 चौको 12, ठीक। लेकिन हम लोग इतना सोचते कहाँ हैं, हमको लगता प्रसाद है, लो प्रसाद दे दिया हनुमान जी ने। हनुमान जी खुद खाते हैं क्या कभी? उनके मुंह के पास ले जाके उसकी सुगंध उनको दिलवा के नीचे रख दिया जाता है। ये चीज हम भगवान से कभी सीखते ही नहीं आते, बस 6 पैक बनवा दो भगवान, हमारे कान बन जाएंगे जब 30 ग्राम का लड्डू उड़ाया हो तो, ठीक है। इसी प्रकार से एक रोटी जो होती है जो हम लोग खाते हैं, वो रोटी कितने ग्राम की होती है? 35 ग्राम की एक रोटी होती है, तो कितना हो गया? 135 कैलोरी। तो इस हिसाब से थोड़ा भोजन आप करेंगे तो एनर्जी फ्लो आपके शरीर में मेंटेन रहेगा। आजकल तो 500 रुपए की वेइंग मशीन आती है, उसको खरीद लीजिए, और जिस बर्तन में खाना खाने जा रहा हूँ, पहले खाली बर्तन का वजन कर लीजिए, कितना वजन है, उसके बाद खाना निकालने के बाद फिर वजन कर लीजिए, बर्तन का वजन उसमें माइनस कर दीजिए, तो कम से कम आपको यह पता चल जाएगा कि कितने किलो खाना आपने खाया, या कितने ग्राम खाना आपने खाया। तो धीरे धीरे 2 4 5 दिन करते करते आपको इस बात का अभ्यास हो जाएगा कि हमें कितना खाना है। जैसे किसी दिन चावल बहुत ज्यादा खाने का मन कर रहा है तो उस दिन हमने रोटी कट कर दी, रोटी किसी दिन खाने का मन कर रहा है तो चावल कट दिया, किसी दिन पराठे खाने का मन है तो दोनों कट कर दिया, किसी दिन पूरी खाने का मन है तो सब कुछ कट कर दिया। तो इस प्रकार से कट कर करके आप अपनी डाइट मेंटेन कर सकते हैं। और अगर आपको ये लगता है कि हम तो फिट हैं, तो आप फिट नहीं, अभी आप दरअसल 20 साल के हैं। मेरी उम्र में आने के बाद मिलिएगा, मेरी उम्र में आने के बाद अगर आप मेरे जैसे रह पाए तभी आपकी अचीवमेंट होगी, ठीक है सुमित। कोई टेंशन नहीं, तुम्हें वजन करने की जरूरत ही नहीं, हाँ के खाइए, कोई टेंशन नहीं, वजन करना है इन लोग को सबको। और कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, वरना चर्चा को विराम देंगे।